हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। और आज संडे है और आज हम लोग क्या करेंगे, आपके आर्मी अग्निवीर जीडी ट्रेड्समैन, इसके अलावा जो डब्ल्यूएमपी वाली हैं और जो क्लर्क वाले हैं उनके लिए मैंने एक बिल्कुल कंप्लीट पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। और ये जो मॉडल पेपर है ना, ये बिल्कुल आपके लेटेस्ट पैटर्न जो आजकल सीबीटी टेस्ट में आ रहा है, आपके जो 2023, 24, 25 उन सभी को मिलाकर के मिक्स प्रश्नों का मैंने टेस्ट बनाया है, जिसके अंदर आपके जीके के 15 प्रश्न, साइंस के 15 प्रश्न, मैथ के 15 और रीजनिंग के 5 प्रश्न रहेंगे, बिल्कुल आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। उम्मीद करूंगा सेशन आप सभी को हेल्पफुल लगेगा। सभी लोग टेस्ट को बिल्कुल कंप्लीट लगाइएगा और देखिएगा कि इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न राइट होते हैं। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। चलिए भाई, तो देखिएगा पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर है। प्रश्नों की संख्या आपकी 50 होने वाली है और मैं आज आपको टारगेट दे रहा हूं कम से कम इन 50 में से ना 40 प्लस प्रश्न आप सभी को बिल्कुल राइट करने पड़ेंगे भाई, तभी बात बनेगी। स्टार्ट करें फिर। चलो भाई, पहले प्रश्न पे चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, सेक्शन ए सामान्य ज्ञान। पंडित शिव कुमार शर्मा को किस वाद्ययंत्र को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? जल्दी से आंसर करिए भाई। एसएससी जीडी के भी क्लास नहीं हो रही है, एसएससी जीडी के भी क्लासेस बंद है। देखते हैं भाई, एसएससी जीडी का तो ऐसा है कि ट्विटर कैंपेन की बात हो रही है 18 मार्च को, उसके ऊपर आज कुछ अपडेट करेंगे क्योंकि एग्जाम डेट का कुछ नोटिस अभी तक पता नहीं चल रहा है। ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में इस साल जरूर देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अगर बात करेगा आपसे पंडित शिव कुमार शर्मा की, या फिर आपसे बात कर ले जी भजन सोपारी, ये जो मैं आपको नाम बता रहा हूं ना, ये आपकी नोटबुक में भी होने चाहिए। भजन सोपारी एक आजकल एसएससी के एग्जाम में ये नाम आने लगा है, जिसका नाम है जी तरुण भट्टाचार्य। क्या नाम आपको याद रखना है? तरुण भट्टाचार्य नाम याद रख लो। और साथ में एक और बोनस पॉइंट है आपके लिए, राहुल शर्मा। इन सभी का नाम आपकी नोटबुक्स में होना चाहिए अगर आप लोग नोटबुक्स भी प्रिपेयर कर रहे हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, तरुण भट्टाचार्य, राहुल शर्मा, इन सभी का संबंध संतूर वादन से है। जिसने भी यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पर है? इसका बताइए भाई। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? अब इस प्रश्न का आंसर करना है और ये अपडेट हो चुका है, ध्यान से आंसर दीजिएगा, शाबाश। क्वेश्चन नंबर सेकंड जल्दी से बताइए भाई। चलिए जी, पिछले साल की विज्ञान की मैराथन क्लास देख ली है, सही है ना? हाँ जी बिल्कुल ओके है भाई, ओके है। चलो ध्यान से समझना, आप लोग आंसर यहां पर दे रहे हैं हुबली, तो अगर अब आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा ना तो आप लोग हुबली आंसर देना है। और हुबली में जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या है जी? श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन। श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन, स्वामी जी रेलवे स्टेशन, ये आप लोग याद रखना। क्या पता आपके एग्जाम में हुबली ना आकर के सिद्धारूढ़ आ जाए, तो श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन जो कि हुबली में है, ये वर्तमान में यहाँ का सबसे लंबा प्लेटफार्म है भाई। अब प्लेटफार्म सबसे लंबा है तो आपको इसकी लंबाई भी पता होनी चाहिए। इसकी जो लंबाई है ना वो करीब 1507 मीटर है, यानी कि एक प्लेटफार्म ही 1.5 किलोमीटर लंबा है, बहुत लंबा प्लेटफार्म है ना। गोरखपुर बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, तो इससे पहले जो है वो गोरखपुर हुआ करता था जिसकी लंबाई 1366 मीटर थी। सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा था पहले? गोरखपुर था, और अब जो है वो हुबली बन गया है सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन में, जिसकी लंबाई 1507 मीटर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये मेरा दिल कह रहा है कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न जरूर टपकेगा। बात क्लियर है? आगे बढ़ें। आज थंबनेल में बहुत अच्छा फोटो लगाया है, हाँ भाई एआई से बनाया है, देख लेते हैं बना के कभी कभी अपन भी। चलो भाई देखो, ए वाले गड़बड़ कर रहे हैं। पहले गोरखपुर हुआ करता था 1366 मीटर, अब हुबली है। रेलवे स्टेशन है जी श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन, लंबाई 1507 मीटर।
चीजें क्लियर हैं? अब गलत तो नहीं होगा अगर एग्जाम में आएगा तो। चलो नंबर 3 देखो इसी बात पे। मार्च 2026 में तेलंगाना के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये लो भाई, ये प्रश्न बताइए, बिल्कुल गजब का प्रश्न है। और मुख्यमंत्री और राज्यपाल तो हमेशा से आपके एग्जाम का हॉट टॉपिक है। दूसरी बात, अब कुछ राज्यों के राज्यपाल और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के भी नए राज्यपाल बने हैं, जो आपको पता होने चाहिए। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। जो चेंज हुए हैं ना, वो आपके एग्जाम में 101% प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले हम लोग तेलंगाना की बात कर रहे हैं। अगर बोलेगा ना कि तेलंगाना के नए राज्यपाल कौन है, तो आप लोग क्या आंसर देंगे? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए मेरे भाई। तो ऐड आ गई। मैंने दोनों फॉर्म भर दिया है, जीडी और ट्रेड्समैन। बिल्कुल जी, शिव प्रताप शुक्ला आंसर आ रहा है, वेरी गुड। साहिल भंडारी का सही आंसर है जी, मेरा भी सुन लो। हाँ जी बताइए भाई। देखो, शिव प्रताप शुक्ला इस समय तेलंगाना के नए राज्यपाल बने हैं। बात समझ में आ गई? इससे पहले ये हिमाचल प्रदेश के थे, है ना। ये कुछ राज्यों के राज्यपालों की सूची है, जो अभी हाल ही में मार्च 2026 में ही बदले गए हैं। ध्यान से समझ लो, मैं इनके नाम एक बार लिख देता हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, है ना। अब तमिलनाडु के नए राज्यपाल बने हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, तेलंगाना के शिव प्रताप शुक्ला, महाराष्ट्र के विष्णुदेव शर्मा, नागालैंड के नंद किशोर यादव, हिमाचल प्रदेश के कविंदर गुप्ता, बिहार के सैयद अता हसनैन, पश्चिम बंगाल के RN रवि, दिल्ली के तरनजीत सिंह संधू और लद्दाख के हैं जी विनय कुमार सक्सेना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जो इस बार आपके एग्जाम में गवर्नर पूछे जाएंगे, वो ये सारे गवर्नर तो आपके पास 101% आने ही आने हैं। ठीक है, ये अभी नई नई नियुक्ति हुई है। आगे बढ़ते हैं अपन नंबर 4 देखो भाई। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? इसका आंसर जल्दी करिए। बिम्स्टेक की बात कर रहे हैं, और अगर पूछ ले कि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर यानी कि सचिवालय कहां है, तब आपका आंसर क्या होगा? आंसर करिए, शाबाश। सर मैं आ गया सर, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया है, वेक्सो माइंड मोस्ट वेलकम है भाई। यार बफरिंग तो नहीं है? बफरिंग का कमेंट कर रहे हो, बफरिंग दिख रही है क्या आपको? सूरजीत प्रोडक्शन कह रहे हैं आज मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे भाई, मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। चलिए आंसर करिए भाई। ढाका आंसर आया है, रितु शर्मा ने यहां पर सही आंसर दिया है, शाबाश। काठमांडू नहीं है, काठमांडू बिम्स्टेक का मत करना, ठीक है। चलो देखो, 6 जून 1997 में, जून 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना, वो कहां पर है जी? वो ढाका बांग्लादेश में है। इसका जो हेडक्वार्टर, जो सचिवालय है, वो ढाका बांग्लादेश में है। आप लोग याद रखना साहब, चीजें क्लियर है। नंबर 5 देखिएगा, नेटबॉल के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इस प्रश्न का आंसर कर दो, शाबाश। नेटबॉल के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इस प्रश्न का आंसर करिए, बताइए भाई। मैंने एक दिन आपको अलग से घुमा करके प्रश्न पूछा था, अगर आपको याद हो, ध्यान से समझो। ये मैंने आपको नेटबॉल बोला है। नेटबॉल के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? सभी आंसर मैच करो, जो भी ऑप्शन बी 7 को दे रहे हैं उनका करेक्ट है साहब। देखो, इसके अलावा अगर बोल देगा कि वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक पक्ष में, तो 7 होते हैं। अगर हम लोग कबड्डी की बात करें तो कबड्डी के भी प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 होते हैं साहब। 15 खिलाड़ी किसमें होते हैं? आप कहोगे जी रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें 15 खिलाड़ी होते हैं साहब। 5 खिलाड़ी किसमें होते हैं? आप कहोगे गुरुजी बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 होती है, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। ऐसे ही 9 खिलाड़ी किसमें होते हैं? आप कहोगे जी बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको ये बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। आगे प्रश्न पे बढ़े। नंबर 6 देखो सामने, भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? इस प्रश्न पर आ जाओ, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये फोनवा बार बार बंद हो जा रहा है, 1 मिनट, इसका टाइम बढ़ा दें। चलिए साहब,
आप जीके जीएस अच्छा पढ़ाते हैं, धन्यवाद। आपकी एकेडमी का है? नितिन भाई एकेडमी नहीं है, सिर्फ यूट्यूब पर ही ऑनलाइन ही क्लास होती है। और ये पहाड़ी भाई काफी देर से कमेंट कर रहा है बफरिंग का, बफरिंग तो बिल्कुल नहीं है, एकदम ओके चल रही है। साहिल भंडारी का त्रिशूल आंसर आया है। यहां पर तो आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स चल रहे हैं। आई लव ऊ गुरुजी, आई लव ऊ, ठीक है। चलो आप इधर ध्यान से समझो चीजों को। मैंने यहां पर आपको बोला है, मैं आपको 3-4 चीजें बता रहा हूं, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको बोलेगा कि पहली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, ठीक है। अगर आपको बोलेगा कि भाई धरती से धरती पर मार करने वाली मिसाइल, धरती से धरती पर मार करने वाली मिसाइल, चलो एक काम करते हैं, मैं यहां पर कर देता हूं जी धरती से हवा में मार करने वाली मिसाइल, तब आपका आंसर क्या होगा? या फिर आपको बोल दे कि पहली एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है? याद रखना यहां पर मैं आपको पहली मिसाइल पूछ रहा हूं, पहली मिसाइल। लो भाई, अब मुझे लग रहा है कि यहां पर आपका गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन पे बढ़े, ध्यान से आप लोग सॉल्यूशन को समझिएगा। देखो, पहली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल, आप लोग आंसर मेरे साथ साथ बोलिए सर जी, यहां पर आ जाएगा हमारा अस्त्र, ठीक है। धरती से धरती पर मार करने वाली पहली मिसाइल का नाम है जी पृथ्वी। धरती से हवा में, याद रखो ना कि त्रिशूल पकड़ा धरती से और ऐसे हवा में फेंक दिया, तो धरती से हवा में जो मार करने वाली मिसाइल है उसका नाम क्या है? त्रिशूल है। और पहली एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है? वो हो जाएगी आपकी नाग। तो यहां पर बहुत लोग जो कंफ्यूज हो रहे थे, इसका आंसर हम लोग अस्त्र करेंगे। और बाकी जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं, इसका आप लोग अपनी नोटबुक में ऐड कर लेंगे। क्या पता आपके एग्जाम तक ये चीजें मैं अपनी क्लास में दोबारा रिपीट ना करवा पाऊं, ये चीजें छूट जाती हैं। बात क्लियर है सभी की? बताइए भाई। सुखवीर सिंह नाम ले लिया है। शुभम क्लासेस 2.0, हेलो भाई, आपका न्यू स्टूडेंट हूं। संगीता जी मोस्ट वेलकम है, मेरा सही है, ठीक है जी। चीजें क्लियर हो गई हैं सभी की? बढ़िया जी। नेवी एमआर के लिए भी काम आ जाएंगी क्लास, स्पेशल क्लास तो बड़ी मुश्किल हो पाएगी नेवी एमआर की भाई। चलो नंबर 7 देखो, 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की है? अब ये प्रश्न तो आसान है, इसमें गड़बड़ नहीं करना। 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? वीडी सावरकर। जो भी ऑप्शन बी को आंसर दे रहे हैं उनका राइट है। आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष फांसी दी गई थी? और ना इसी प्रकार से प्रश्न आया था कि इनको फांसी कहां दी गई। ये प्रश्न आपका 2024 में आया था भाई। इनको फांसी कहां दी गई, ये वाला प्रश्न ना आर्मी के 2024 वाले एग्जाम्स में पूछा गया था। जल्दी से आंसर दो, दोनों ही प्रश्न बताना। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी कब दी गई और कहां दी गई है, ये दोनों प्रश्न बताइए। चलिए शाबाश, मेरे पांचों की 5 सही गए हैं, वेरी गुड। चलो भाई, नाम भी लेंगे, नाम लेने लायक काम करोगे तो नाम भी लिया जाएगा, टेंशन काहे ले रहे हो। एसएससी जीडी का एग्जाम का भी कोई अटापटा नहीं है। आप कहां से हो? मैं अंबाला हरियाणा से हूं भाई। चलें भाई सॉल्यूशन पे। देखो, आप सभी को पता है कि 1931 में 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी और इसी कारण से भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है। बात समझ में आ गई? अब ये प्रश्न जो कि आर्मी के 2024 के एग्जाम में आया था, इनको फांसी कहां हुई, तो इनको जो फांसी हुई थी वो हुई थी जी लाहौर की जेल में। आप लोग इतना याद रखना भाई, लाहौर में हुई थी या फिर आप लोग लाहौर की जेल में, ऐसे याद रख सकते हैं। बात समझ में आ गई सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। विशु किस भारतीय राज्य के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? विशु एक त्योहार है, ये किस राज्य में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, बताइए। सेशन सभी को पसंद आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? उम्मीद करूंगा पसंद आ रहा होगा। आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है ना, तो लाइक कर देना। देखो, विभिन्न राज्यों के नव वर्ष के त्योहार हैं जो कि अक्सर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। बहुत सारे राज्यों में जो ये नव वर्ष के त्योहार हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जितने भी नव वर्ष के त्योहार हैं ना, ये 1 जनवरी को नहीं मनाए जाते, ये मनाए जाते हैं मार्च अप्रैल में, चैत्र के महीने में, ठीक है। जैसे कि आपसे एक बार पूछा गया था 2023 में ही कि गुड़ी पड़वा किस राज्य का नव वर्ष का त्योहार है,
तो आप लोग गुड़ी पड़वा मुझे बता दो। एक और याद रखना जी, पोइला बोईशाख। पोइला बोईशाख ये किस राज्य का नववर्ष का त्योहार है? ठीक है ना। एक त्योहार और है जिसको बोलते हैं जी उगादी उत्सव, उगादी या फिर युगादी। ये किस राज्य के नववर्ष के एक प्रकार के त्योहार हैं? आप लोग बता पाओगे? एक बार जल्दी से कमेंट कर दो मेरे भाई, ठीक है ना। अब देखो साहब, ये विशु त्योहार है जो कि मलयालम नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। याद रखना, विशु त्योहार को मलयालम नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ये पहला पॉइंट है। अगर आपको बोल दे कि मलयालम नववर्ष के रूप में कौन सा त्योहार मनाते हैं तो विशु आंसर दीजिएगा, जो कि केरल का त्योहार है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। अब बाकी प्रश्नों का आंसर आप लोग दे रहे हो कि नहीं? अरे भैया लव यू क्यों चला रखा है कमेंट बॉक्स में? हाँ जी, केरला का नाम बदलकर केरलाम कर दिया है। पोइला बोईशाख बंगाल का है, वेरी गुड, शाबाश। पुथुंडू तमिलनाडु का है, अरे वाह जी वाह। लो पुथुंडू लिख देते हैं, रितु शर्मा ने पुथुंडू बता दिया है तो हम लोग पुथुंडू भी लिख देते हैं। ठीक है भाई, चलें आप सॉल्यूशन पे। चलो ध्यान से समझना। देखो, गुड़ी पड़वा जो है ना, इसको मराठी नववर्ष कहते हैं साहब। इसको क्या कहते हैं? ये मराठी नववर्ष का त्योहार है जो कि महाराष्ट्र में होता है साहब, और ये गोवा में भी मनाया जाता है। इसको कन्नड़ नववर्ष भी कहा जाता है, भूलना नहीं। मराठी और कोंकणी नववर्ष, सॉरी, मराठी और कोंकणी नववर्ष गुड़ी पड़वा है जो कि महाराष्ट्र और गोवा दोनों में होता है। इसको गोवा में कुछ और नाम से भी जानते हैं। पोइला बोईशाख क्या है साहब? बंगाली नववर्ष। बंगाली नववर्ष यानी कि वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। आप लोग याद रखना, ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है गुड़ी पड़वा वाला, तो बाकी आपको पता होने चाहिए। जैसे उगादी उत्सव है, ये उगादी उत्सव आप कहोगे गुरुजी ये तो आंध्र प्रदेश में भी मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश के अलावा ये उत्सव कर्नाटक में भी है और ये उत्सव तेलंगाना में भी है। ठीक है साहब, क्योंकि ये जो उगादी उत्सव है ना, इसको तेलुगु और कन्नड़ नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसको तेलुगु और कन्नड़ नववर्ष के रूप में मनाते हैं। ये मैंने इतने पॉइंट बता दिए हैं, ये आपके माइंड में नहीं है तो इनको याद कर लेना। पुथुंडू तो अभी बताया है जी, रितु शर्मा ने तमिलनाडु का है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, शाबाश, वेरी गुड। आकाश ठाकुर शाबाश, सुजोय प्रधान, प्रांजल, मेरा नाम ले लो, ले लिया भाई, प्रांजल कुशवाहा। चलिए आंसर भी करा करो प्रश्नों का, नाम तो लेते रहेंगे हम लोग। चलें भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा स्क्रीन पर आपके। संयुक्त सैन्याभ्यास लामिते 2026 का 11वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो अक्सर एग्जाम में आती है। आंसर सभी का सही होना चाहिए, जल्दी से बताइए, शाबाश। अभिषेक यादव जा सकते हैं आप, कोई बात नहीं। चलो भाई देखो, लामिते 2026 का 11वां संस्करण भारत और सेशेल्स के बीच में आयोजित किया गया है। अगर एग्जाम में आएगा तो गलत मत करना, क्योंकि जो मैं क्लास करवा रहा हूं ये आपके एकदम लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है भाई। और आगे बढ़ने से पहले ना, आप सभी कह रहे थे क्लास का पीडीएफ आपको आज से मिलने लगेगा। हर क्लास का पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा बिल्कुल फ्री में। जो हम डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाते हैं ना, वो वाला पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। आपको क्या करना है, हमारा ये जो एप्लीकेशन है ना शुभम क्लासेस, इसको डाउनलोड कर लेना है। ये गूगल प्ले स्टोर पर भी मिलेगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है मैंने। और आप लोग ई बुक के अपडेट के इंतजार कर रहे हो और मैंने आपसे सिर्फ 1 हफ्ते का समय मांगा है। 1 हफ्ते के अंदर हमारी ई बुक बेहतरीन तरीके से अपडेट हो जाएगी। प्रीवियस ईयर के प्रश्न भी इसके अंदर मैं कम से कम 500-600 डालूंगा, जितने भी 3 साल में पूछे गए हैं। ठीक है ना, जीके और साइंस के। ये ई बुक अभी आपको हमारी 129 रुपए की मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन शुभम क्लासेस पर। याद रखना, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी, आप लोग इसका प्रिंट आउट निकाल पा रहे होंगे, है ना। और अगर आप लोग चाहते हैं कि अभी अपनी प्रैक्टिस देखना कि आपका अभी तैयारी किस लेवल पर है, तो मैं आपको सिर्फ 99 रुपीज में अपने आर्मी के मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करवा रहा हूं। आप लोग इनको टेस्ट लगाकर देख सकते हैं। 8930141125 ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है। आप लोग चाहो तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर लेना, अर्जेंट होगा तभी। चले भाई, अगला प्रश्न देखते हैं, अपनी स्क्रीन पर है। महावीर जयंती किस धर्म का प्रमुख पर्व है? यह आर्मी के 2023 का प्रश्न है, दंदनाता। आर्मी के 2023 के एग्जाम का प्रश्न है, बताइए। सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं। नहीं जी, न्यू स्टूडेंट तो नहीं हो, मैंने आपको पहले भी देखा है, 15-20 दिन पहले से हो सब। आपको ठंड नहीं लग रही, आपने स्वेटर नहीं लगाया। ठंड, यहां तो गर्मी लग रही है भाई, ठंड का तो मौसम चला गया।
सर जी आपका क्लासरूम दिखाओ ना जरा प्लीज। क्लासरूम भी दिखाएंगे भाई, एक दिन जरूर दिखाएंगे। अभी तो चलो देखो, महावीर जयंती सबसे पहले 2 पॉइंट याद रखना। जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं ना, ये आपको बहुत कम यूट्यूब चैनल पे मिलेगी जो आर्मी की तैयारी करा रहे हैं। एसएससी में तो भरमार है मान लो, ठीक है ना, क्योंकि इतना डीप नहीं बताएगा। और प्रश्न ना यहीं से बनेंगे, यही वो चीजें हैं जो आपको बाकी बच्चों से अलग करेगी। जो महावीर जयंती का त्योहार है ना, ये चैत्र माह में मनाया जाता है, याद रख लेना। और अगर आपको अप्रैल ऑप्शन में आएगा तो आप लोग अप्रैल याद रखना। और ये जैन धर्म से संबंधित है। महावीर जयंती जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, उनकी याद में मनाया जाता है। ठीक है, चलो भाई। नंबर 12 है, भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये प्रश्न बताओ, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइएगा जी। राकेश जी, मैं आपका न्यू स्टूडेंट हूं, मोस्ट वेलकम है भाई। और आज क्लास पूरी देखना, अभी साइंस भी बची है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है। जो आपकी आज क्लास लगने वाली है ना, वो बहुत ही गजब लेवल पे लगेगी। आपको भी टेस्ट लगाने में मजा आ जाएगा। चलो जी, क्या चल रहा है कमेंट बॉक्स में? वित्त सचिव आंसर आ रहा है, अमित पाल, क्या बात है भाई। और कोई भाई? मेरा भाई सुपर सर जी, धन्यवाद। वित्त सचिव आंसर आ रहा है। डेली लाइव होता है, डेली लाइव होती है 10:15 बजे। भारत में 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो सभी लोग वित्त सचिव दे रहे हैं, याद है, बिल्कुल ठीक है। अब याद रख लेना भाई, 2 रुपए से लेकर के 500 रुपए के नोट तक, 2 रुपए से लेकर के 500 रुपए के नोट तक आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। अगर इसके अलावा एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं बनेगा, ये दोनों फैक्ट आपको पता होने चाहिए। ठीक है साहब। नंबर 13 देखिएगा, ये वाला प्रश्न ना थोड़ा अलग हटके है, इसलिए मैंने एग्जाम की डेट भी मेंशन करी है, नहीं तो आप लोग कहोगे कि थोड़ा हार्ड लग रहा है। देखो, प्रश्न 20 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट 2023 में आया था। चौमहल्ला पैलेस, जिसे छावा मोहल्ला भी कहते हैं, ये किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज द चौमोला पैलेस लोकेटेड? चौमहल्ला पैलेस कहां है? 20 अप्रैल सेकंड शिफ्ट 2023 का प्रश्न है। आंसर करिए, देखिए जरा क्या आंसर आ रहा है जी। मैं फोन पे नहीं चलाता, आपकी बुक कैसे परचेस कर पाऊंगा मेरे भाई? मैंने उसमें ना साथ में क्यूआर कोड का भी ऑप्शन दिया है। आप क्यूआर कोड पे किसी और से भी पेमेंट करवा देंगे ना, आपके पास ओपन हो जाएगी, आप टेंशन मत लो। बाकी कोई दिक्कत है तो आपका बड़ा भाई है, आप टेंशन मत लेना किसी भी चीज की। चलिए भाई, हैदराबाद आंसर आ रहा है जल्दी से। और भाई और कोई है आंसर यहाँ पे? जयपुर, हैदराबाद, लखनऊ, मैसूर, क्या आंसर आएगा? दिल्ली पुलिस का रिजल्ट का अभी कोई पता नहीं है भाई, आंसर की आई है बस, रिजल्ट अभी बहुत लंबा है। देखो, हैदराबाद जो भी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में ओरिजिनल प्रश्न आए थे, और ऐसे से बहुत सारे प्रश्न आए थे जो आपके आउट ऑफ रेंज हैं, अभी आप पहुंच नहीं पाओगे। जैसे अगला प्रश्न देखो, ये वाला प्रश्न भी आपके पास 20 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट 2023 में ही आया था। यह प्रश्न था कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के संस्थापक कौन थे? इसमें से बताइए जल्दी से जी। आप देखो, ये तो हो गई एक बात। अब इसी के तर्ज में मैं आपसे पूछ लेता हूं, 1928 में आयोजित हुई थी, याद रखना भाई, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? अगर आप लोग इसका भी बता दो। 1924 में HRA की स्थापना हुई थी, और 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। अब देखते हैं भाई आपका राइट आंसर यहां पे क्या आ रहा है। ठीक है, इसीलिए मैंने साथ में ना प्रीवियस ईयर का टैग लगा दिया है, कभी आप लोग फिर परेशान हो जाओ, है ना। चलिए भाई, भगत सिंह आंसर इसका दे रहे हो आप लोग? बॉस भगत सिंह, गुज्जर ब्रांड आगरा। चलो देखते हैं जी। मैं आपके साथ पिछले साल से हूं, आपने पहचाना नहीं राकेश भाई।
आज से क्लास लगा रहा हूं, कवर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो मिस्टेक हो रही है। अगर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करेगा तो आप लोग राम प्रसाद बिस्मिल आंसर करोगे, आपके फैक्ट अधूरे हैं अभी इस प्रश्न को लेकर के, आज कवर हो जाएंगे। 1928 में बात करेगा ना हिंदुस्तान सोशलिस्ट, याद रखना भाई, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो आप लोग आंसर दोगे सर जी चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, साथ में शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और शहीद भगत सिंह, इन दोनों ने मिलकर के इसकी स्थापना की थी। बात समझ में आई सभी को? पुनर्गठन बोलते हैं इसका, पुनर्गठन हुआ था सोशलिस्ट लगा करके। चलो जीके का लास्ट प्रश्न देखो, 2026 में आईसीसी महिला T20 विश्व कप कहां आयोजित किया जाएगा? इस साल का तो भारत ने जीता है, पुरुष वाला है ना। भारत और श्रीलंका में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, 2026 वाला। ये किसने जीता है? ये तो आप सभी को पता है ना, ये भारत ने जीता है। किसने जीता है? भारत ने जीता है। और भारत ने किस देश को हराया है? तो भारत ने न्यूजीलैंडियों को हराया है। इतना फैक्ट आपका क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरा देखो, अगर आपको बोल देगा कि इसमें भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, तो आप कहोगे जी सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव इंडियन टीम के कैप्टन थे, ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। पुरुष वाला जो है भारत और श्रीलंका में आयोजित किया गया था। अब क्योंकि मैंने आपसे आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप की बात करी है, तो आप इंग्लैंड और वेल्स को याद रखना, ये जुलाई में स्टार्ट होंगे, जून और जुलाई में। चीजें भूलना नहीं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। चलो भाई, सेशन आपको कैसा लग रहा है? हमारा पढ़ाया हुआ ठीक लग रहा है ना? जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देना भाई। आगे बढ़े, शाबाश। चलो भाई, नंबर 16 देखो, जीके का सेक्शन कंप्लीट है। अब बढ़ेंगे सेक्शन बी, सामान्य विज्ञान पर। जब कोई गेंद ऊंचाई से गिरती है, उसकी स्थितिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? ये आप लोग मुझे आंसर दो, और साथ में आप लोग मुझे जल्दी से बता दो कि जो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है साहब। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? और आप सभी मुझे जल्दी से कमेंट करके गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी बता दो। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? सर मैं पिछले पेपर में 2 नंबर से रुक गया था, इस बार आप कम से कम 10 नंबर फालतू ले लेना, ताकि आपका सिलेक्शन कटे ही ना, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप लोग रनिंग सिर्फ क्वालिफाई भी मारोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। यहां पर ज्यादा नंबर ले लो, उसके बाद रनिंग अगर आप क्वालिफाई भी मारोगे तो बात बन जाएगी, ठीक है। चलो भाई, अंकित राजपूत नाम ले लिया है, हाफ mv स्क्वायर हो गया, गतिज ऊर्जा हो गया, शाबाश। देखो ध्यान से, जब कोई गेंद ऊंचाई से गिरती है, ऊंचाई पे रहेगी तो स्थितिज ऊर्जा रहेगी, जब वो नीचे गिर रही है तो उसके अंदर कौन सी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी? गतिज ऊर्जा आ जाएगी। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, और गतिज ऊर्जा का होता है साहब हाफ mv स्क्वायर। आप लोग इतना फैक्ट याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं नंबर 17 पर। डच धातु किसका मिश्रण है? जल्दी से मेरे भाई बताएंगे, डच धातु किसका मिश्रण है? बताइए, चले साहब जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्या आंसर होगा? कि अर्ज किया है कि ना चाहत वर्दी की होती, ना सपने सितारों के लेते, कि ना चाहत वर्दी की होती, ना सपने सितारों के लेते, और ना नशा मेहनत का होता, ना दीवाने फौज के होते। डच धातु किसका मिश्रण है जी? कॉपर एंड जिंक का मिश्रण है। और अगर आपको बोल दे पीतल किसका मिश्रण है, तो पीतल भी कॉपर और जिंक का मिश्रण है। कोई दिक्कत किसी को यहां पर दूर दूर तक है ना। टीन और शीशा किसका मिश्रण है साहब? बताओ जल्दी से। तांबा टीन। चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 18। हल्दी पौधे के किस भाग का रूपांतरण रूप है, ये बताइए। सर न्यू शायरी लाओ। नया शायरी कल से आएगा भाई, लिखनी शुरू की है, नई शायरी आपको कल से मिलेगी। अब से कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन छोड़ छोड़ के थोड़ी जो शायरियां हैं, इंस्टाग्राम वाला पेज मेरा सूखा पड़ा है, उसमें भी थोड़ी हरियाली ले आऊं, है ना। हल्दी पौधे के किस भाग का रूपांतरण रूप है? हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? आंसर करो, शाबाश। देखो जैसे जड़ का आपसे पूछेगा तो आपको मूली याद रख लेना है,
है ना। आप लोग गाजर याद रख सकते हो, आप लोग ना शलजम याद रख सकते हो साहब, आप लोग चुकंदर याद रख सकते हो, शकरकंद याद रख सकते हो। ये सभी क्या है, ये जड़ के उदाहरण है साहब, रूट्स हैं। जैसे हमने हल्दी की बात करी है तो ये आप प्रकंद जा सकते हो। देखो वैसे तो तना है, पर तने में कंद होते हैं, प्रकंद होते हैं, क्लियर है चीजें, है ना। अब मैं यहाँ पे तने की बात कर रहा हूं तो आप याद रखना साहब, आलू का खाने योग्य भाग भी क्या होता है, तना होता है। अदरक की बात करेगा तो इसमें भी आप लोग कंद आंसर दोगे, कंद, है ना, तने का कंद भाग। इसके अलावा मैंने आपसे क्या पूछा है साहब अभी, हल्दी, हल्दी भी आपका जो है वो प्रकंद यानी कि तने का ही एक भाग है ना। पत्ती में क्या होता है, फूल गोभी हो गया आपका, पालक हो गया, फूल गोभी, पालक। जैसे सेब का बोलता है, सेब का हम कौन सा भाग खाते हैं, पुष्पासन, है ना, याद रखना। अगर बोलेगा सेब का खाने योग्य भाग तो आप कहोगे गुरुजी पुष्पासन। अगर आपको बोलेगा जी आम का हम कौन सा भाग खाते हैं तो आप कहोगे सर जी मध्य फल भित्ति। जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये एग्जाम में आती हैं, और एग्जाम में आएंगी तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। चलो नंबर 19 देखो मेरे भाई, मरुस्थली यानी कि रेगिस्तान में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। सरल प्रश्न है, आंसर करिए। गणित 1 तारीख से शुरू करेंगे भाई। हाँ जी यही आएगा भाई करण भाई, टेंशन मत लो, यही आएगा। चलो शाबाश। मेरा 1.5 GB खत्म होने वाला है। अभी तो हम 19वें प्रश्न में पहुंचे हैं, तो मेरी वजह से तो खत्म नहीं हुआ होगा। आप लोग इंस्टाग्राम पर रील वगैरह स्क्रॉल कर रहे होगे, है ना, तो दिक्कत तो है ही, फिर क्या करें। 50 रुपए और लगा के अनलिमिटेड वाला करवा लो अगर जियो की सिम है। देखो मरुस्थली यानी कि रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं उनको क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं, हिंदी में मरुद भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उदासीनीकरण अभिक्रिया में मुख्य रूप से क्या उत्पाद बनता है। भूला तो नहीं ये वाला प्रश्न कोई भी, ये वाला सेम टू सेम प्रश्न आर्मी के 2023 में भी पूछा गया था और 2024 में भी पूछा गया था। और मैं आपको भी लैंग्वेज भी बताऊंगा किस लैंग्वेज में पूछे गए थे प्रश्न। पहले इस प्रश्न का आंसर दो जल्दी से जी। एग्जाम डेट 1 जून से 15 जून है जी। सर नई ई बुक के लिए फिर से पेमेंट करना पड़ेगा क्या। ऐसा है कि अगर आपने अभी ली है 1-2-3 महीने के अंदर तो फिर से पेमेंट नहीं करना है, नहीं तो फिर करना पड़ेगा। देखो उदासीनीकरण वो अभिक्रिया है जिसमें लवण और जल का निर्माण होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। 2024 में प्रश्न उल्टाया था कि उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें लवण और जल का निर्माण होता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। गड़बड़ तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 21 है जी, चांदी पर जंग यानी कि संक्षारण लगने से उसका रंग कैसा हो जाता है। आर्मी के 2024 के एग्जाम का ओरिजिनल प्रश्न है ये आपका। बताइए चांदी पर जंग लगने से उसका रंग कैसा हो जाता है। एक छोटा सा प्रश्न और पूछ लूं आपसे क्योंकि एग्जाम के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। मुझे आप लोग ये बताइए कि कौन सी गैस चांदी की परत को काला कर देती है साहब। कौन सी गैस चांदी की परत को काला कर देती है। चलिए शाबाश। कौन सी गैस चांदी की परत को काला कर देती है और चांदी पर जंग लगना यानी कि संक्षारण बोलते हैं, इससे उसका रंग कैसा हो जाता है। तो यहां पर आप लोग काला आंसर देंगे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया, किसी का कोई दिक्कत नहीं है। अब इस प्रश्न का आंसर करो जल्दी से, तब जाके आगे बढ़ते हैं जी। मैंने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल रिंकू जाटव, बहुत बढ़िया है जी। वैसे मैं सब्सक्राइब के लिए बोलता नहीं हूं, पर फिर भी अगर आपको लगता है क्लास अच्छी लग रही है, डेली क्लास 10:15 बजे होती है, एक तो सेशन को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना, बोलना ना पड़े। रवि कुमार मैंने आपकी क्लास पिछले साल से ही देख रहा हूं, मुझसे मेरी कुछ गलतियों की वजह से पिछले साल एग्जाम नहीं निकल पाया, प्लीज 2 लाइन सर जी। मेरे भाई जिस गलती की वजह से आपका एग्जाम नहीं निकला है, या तो आप फंस गए हो बाबू सोना के चक्कर में, ठीक है, या फिर आप घर की कुछ मजबूरी होगी, आप समय नहीं दे पा रहे होंगे, या फिर आप समय ही नहीं दे पा रहे थे। जो भी आपकी मजबूरी रही हो XYZ, मौका हर बार नहीं मिलता है। इस बार तो एज फैक्टर भी बढ़ा दिया है,
तो कोशिश करना कि इस बार सिलेक्शन ले लो। और मैं तो चाहता हूं जो मुझसे तैयारी कर रहे हैं ना, एटलीस्ट एग्जाम तो आपका निकल ही जाए, उसके बाद फिजिकल मेडिकल में आपकी पर्सनली मेहनत हो जाएगी, है ना। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? तो H2S याद रख लेना, है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड। आंसर क्या दोगे आप लोग सर जी? हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो चांदी की सतह को काला कर देती है। आपका क्लियर हो गया क्या? चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे बड़ा स्रोत है? बताइए। अरे एडमिट कार्ड अभी कहां जारी हो रहे हैं? एडमिट कार्ड तो मई के लास्ट में जारी होंगे, क्यों परेशान हो रहे हो आप लोग अभी से? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे बड़ा स्रोत है भाई? क्या आंसर करेंगे आप लोग? देखो, कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे बड़ा स्रोत, कार्बोहाइड्रेट्स का रूपांतरण रूप वसा भी होता है ना। और ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, ये लीवर में जाकर के क्या बनता है साहब? ग्लूकोज बन जाता है ना। ये तो बेसिक चीजें हैं, पता है आपको। चावल आपका, राइस बिल्कुल करेक्ट आंसर है साहब। दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, मछली, ये प्रोटीन का सबसे ज्यादा स्रोत है, जबकि चावल कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे बड़ा स्रोत है। इसीलिए अगर किसी को डायबिटिक होता है तो उसको बोलते हैं कि चावल हफ्ते में 1 या 2 बार खाइए, या फिर कोशिश करिए कि ठंडा चावल को फ्रिज में कर दीजिएगा, एक दिन ठंडा हो जाएगा, उसके बाद खाएंगे तो शुगर ज्यादा नहीं बढ़ता है, ठीक है ना। नंबर 23, सिरके के मुख्य घटक का रासायनिक सूत्र क्या है? बताओ सर। एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर आपसे भी पढ़ रहे हैं, अग्निवीर का पेपर तो फोड़ के ही आएंगे। बिल्कुल भाई नितिन पांडे, आज कॉल लगा लेना, उठा लेंगे कॉल, ठीक है। सिरका का मुख्य घटक क्या है, यानी कि सिरके का रासायनिक सूत्र क्या है भाई? कौन बताएगा? देखो, जो सिरका है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? पहला प्रश्न है सिंपल सा, सिरके में होता है जी एसिटिक अम्ल। बात समझ में आई? तो अगर आपको बोलेगा कि एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या है या सिरके का सूत्र क्या है, आप सभी का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, CH3COOH। HCl क्या होता है सब? ये तो हाइड्रोजन क्लोराइड है, इसको मैं नहीं बताता हूं, हमारे पेट में होता है। HNO3 आप लोग याद रख लेना, ये नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला है साहब, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। और HCOOH क्या है साहब? ये तो फार्मिक एसिड है। फार्मिक अम्ल तो सभी को पता है ना, मेथनोइक एसिड चींटी के काटने से, बिच्छू के काटने से हमारे शरीर में प्रवेश करता है फार्मिक अम्ल, ठीक है। चलो 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस तत्व को क्विक सिल्वर के रूप में जाना जाता है? बताइए। क्विक सिल्वर के रूप में जिसको जाना जाता है उसका अयस्क क्या है? जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। उसका परमाणु क्रमांक क्या है? जल्दी से कमेंट करो, फटाफट से, शाबाश। चलिए नंबर 24 पे हैं हम लोग। सर जी 1 मिलियन का सरप्राइज देखा ही था हर्ष अयोध्या का। बिल्कुल भाई, वैक्सो माइंड भैया, ये सब कमेंट यहाँ पे काहे कर रहे हो आप बताओ, है ना। पढ़ाई पर फोकस करिए आप, ये सब मत करिए। हाँ चलिए, चलो इसका आंसर दो, फिर देखते हैं क्या आंसर कर रहे हो आप लोग। एक घंटे के बाद कॉल कर देना, कॉल उठा लेंगे सर, है ना। चले जी, लक्की नेगी धन्यवाद। देखो ध्यान से समझना, क्विक सिल्वर किसको कहते हैं? पारा को कहते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। पारा का संकेत क्या होता है? Hg होता है। पारे का अयस्क मैंने आपसे पूछा था, क्या सभी सिनेबार को आंसर दे रहे हैं? और पारे का परमाणु क्रमांक 80 है, कोई भूलेगा तो नहीं? भूलेगा तो नहीं? चलो आगे बढ़ जाते हैं फिर। आगे जी, टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किसमें नहीं पाया जाता? प्रश्न ध्यान से समझना, जो टार्ट्रिक एसिड है इसमें से किसमें नहीं पाया जाता है? इमली, कच्चा आम, अंगूर या पालक? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा भाई। चलो शाबाश, मैं पिछले 3 साल से जुड़ा हूं, पिछली बार रनिंग में रह गया था, पर आपकी बार फाइनल मेरिट लिस्ट का वेट कर रहा हूं, फिर भी तैयारी नहीं छोड़ी है। सब आपकी कृपा है विक्की भाई, भगवान करे आपका सिलेक्शन इसी बार हो जाए, ज्यादा बेटर है ना। चलो, टार्ट्रिक अम्ल किसमें नहीं पाया जाता? देखो 3 प्रश्न याद हो गए, इमली, कच्चा आम, अंगूर में
टार्ट्रिक अम्ल होता है। जबकि पालक में कौन सा अम्ल होता है? मेरे फौजी भाई क्या कमेंट कर रहे हैं? पालक में होता है जी ऑक्सैलिक अम्ल। पालक में ऑक्सैलिक अम्ल होता है, वही ऑक्सैलिक अम्ल जो टमाटर में होता है साहब। बात समझ में आ गई? तो जो भी मेरा भाई ऑप्शन डी आंसर दे रहा है उनका राइट है साहब। नंबर 26 आपके सामने है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा साफ करती है? 2025 वाला कोई भी मेरा भाई क्लास देख रहा है वो अटेंडेंस लगाओ। जितनी भी साइंस की विधियां थी बहुत प्रश्न आ रहे थे, और चित्र वाले प्रश्न भी आ रहे थे, फोटो वाले एग्जाम में प्रश्न आ रहे थे 2025 में लास्ट ईयर, है ना। कि एक व्यक्ति समुद्र से नमक निकाल रहा है, वो किस विधि का प्रयोग कर रहा है। एक व्यक्ति वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहा है, वो किस में कौन सी विधि लग रही है। कई प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, मालूम है ना, है ना। मिश्रण से, पानी से मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। और मैंने आपसे क्या पूछा है कि जो फिटकरी है जिसे एलएम कहते हैं, फिटकरी से गंदे पानी को निकालने में किस प्रक्रिया का प्रयोग होता है पानी को साफ करने के लिए, बताइए। सर जी मैंने आपकी लगभग आधी प्लेलिस्ट पर डाली है, बहुत बढ़िया भाई, वेरी नाइस, शानदार। अभी भी हम लोग यहां पर 580 लाइव हैं और लाइक की संख्या कम है, नए नए बच्चे हैं, लाइक कर देना। देखो ध्यान से समझो, फिटकरी जो है उसमें स्कंदन विधि का प्रयोग होता है और वो गंदे पानी को साफ करती है। फिटकरी जब हम गंदे पानी में डालते हैं तो जितनी भी गंदगी है वो फिटकरी अपनी तरफ अब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पानी से बाहर निकलती है, सारी गंदगी फिटकरी की तरफ अब्जॉर्व हो जाएगी, जिसको स्कंदन विधि कहा जाता है, ठीक है। नंबर 27 देखो, माता के गर्भाशय में भ्रूण को किस भाग से पोषण प्राप्त होता है? टू बी ऑनेस्ट आर्मी के 2024 के एग्जाम का प्रश्न है साहब। और एक चीज याद रख लेना, जो मैं नई वाली ई बुक अपडेट कर रहा हूं ना, उसके अंदर ये वाला टॉपिक भी है, प्रजनन तंत्र वाला। क्या बोलते हैं इसको? प्रजनन तंत्र, फर्टिलाइजेशन सिस्टम। निषेचन कहां होता है, निषेचन के बाद क्या बनता है, निषेचन कौन कौन करता है, नर युग्मक क्या है, मादा युग्मक क्या है, ठीक है, शुक्राणु का जीवन काल कितना होता है। बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में। ये सारे प्रश्न मैं जो अपनी नई वाली ई बुक अपडेट कर रहा हूं उसके अंदर ये सब प्रश्न मिलेंगे आपको, टॉपिक बाय टॉपिक, ठीक है ना। एक हफ्ते का समय है आपके पास, आपकी ई बुक आ जाएगी, तैयार रहना बस। माता के गर्भाशय में भ्रूण को किस भाग से पोषण प्राप्त होता है? आपने वीडियोस वगैरह में देखा है, जो बच्चे की नाभि होती है, नाभि से जो है एक पाइपलाइन जाती है ना, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा। माता जो भी खाना ग्रहण करती है वो डाइजेस्ट होकर के ब्लड में जाता है, और ब्लड के बाद वो उस प्लेसेंटा से उस बच्चे को पोषण प्राप्त होता है, जिसे हिंदी में अपरा कहते हैं। फेलोपियन ट्यूब क्या है साहब? फेलोपियन ट्यूब में निषेचन की प्रक्रिया होती है ना। अगर पूछेगा कि निषेचन की क्रिया कहां होती है तो फेलोपियन ट्यूब में होती है। बात समझ में आ रही है सभी को? गड़बड़ नहीं करना बस, है ना। आगे बढ़ते हैं, नंबर 28, ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? आपके ही आर्मी के 2024 के एग्जाम में प्रश्न आया था, क्या आया था जी? कार्बन की संयोजकता कितनी है साहब? कार्बन की संयोजकता कितनी है? ठीक है, तो मैंने आपसे ऑक्सीजन की संयोजकता पूछ ली है, और आप लोग एक काम करो, दोनों का बता दो भाई। चलिए शाबाश, कार्बन की संयोजकता कितनी है? चलो अच्छा, ये तो पिछले साल का प्रश्न है ना। ऑक्सीजन की संयोजकता अभी भी 2 4 6 आंसर गड़बड़ मिक्स हो रहे हैं आंसर, है ना। एसएससी जीडी का क्लास शुभम ई क्लासेस 2.0 पे कराते थे, अभी कुछ समय से बंद है साहब। चलो भाई, बहुत डाउट में चल रहे हो आप लोग इस प्रश्न को लेकर के। चलो आप इधर चलो, इधर ध्यान दो। देखो ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं आपसे कह दूं कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, तो आप कहोगे सर जी परमाणु क्रमांक जल्दी बताओ। ऑक्सीजन की संयोजकता मैंने आपसे पूछी है ना। आप लोग मुझे बताओ, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं, वरना मैं आपसे ये प्रश्न पूछता नहीं।
बीच बीच में ऐड आता है भाई, अब ऐड तो आपको देखनी पड़ेगी, है ना। बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब यहां पर कंफ्यूज मत हो जाना, संयोजी इलेक्ट्रॉन, चलो एक ही चीज है। चलो अब प्रश्न पे बढ़ते हैं। देखो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो आप सभी आंसर देंगे सर जी इसका परमाणु क्रमांक 8 है, और इसके बाहरी कोश में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलेगा तो 6 आंसर करेंगे आप लोग। और 2 ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, हम ऑप्शन बी को आंसर देंगे, है ना। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसको भूलना नहीं। सेकंड लास्ट प्रश्न है जी, साइंस का रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जल्दी से बता दो फटाफट से, शाबाश। क्लास ज्यादा लंबी खींच रही है क्या? 46 मिनट कोई लंबी नहीं है, इतना तो एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे तो समय निकलेगा। ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? चलो बताओ, ये जो ब्लड प्रेशर है इसका मानक माप कितना है, इसका मानक माप कितना है, ये तो बता दोगे आप लोग, जल्दी से बताओ फटाफट से। थर्मामीटर शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए, बैरोमीटर क्या है जी, वायुमंडलीय प्रेशर मापने के लिए, और 5 गैमेनोमीटर जो है वो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग करते हैं, और जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 जो है ये इसका मानक माप होता है, आप लोग याद रखना। शानदार, आगे बढ़ते हैं। साइंस का लास्ट है हेपेटाइटिस बी एक वायरल संक्रमण है जो आपको डैश को प्रभावित करता है, लीवर, पेनक्रियाज, ब्रेन, हार्ट। हेपेटाइटिस बी एक वायरल संक्रमण है, यानी कि वायरस के कारण होता है, और ये याद रखना ये लीवर को प्रभावित करता है। चीजें क्लियर है? लीवर जो है ना, लीवर कैंसर को सिरोसिस कहते हैं। अगर पूछ ले कि सिरोसिस बीमारी किस अंग को प्रभावित करती है, तो लीवर को प्रभावित करती है। इसके अलावा अगर आपको बोल दे जी पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है, जॉन्डिस, तो ये भी आपका लीवर को ही इफेक्ट करता है। ठीक है, आप लोग एक काम जरूर करना, जब आप लोग मुझे लास्ट में कमेंट करेंगे तो जरूर बताना कि सेक्शन ए में कितने करेक्ट किए हैं आपने, सेक्शन बी में, सी में और सेक्शन डी में आपके कितने कितने करेक्ट हुए हैं, ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना। इस क्लास की जो पीडीएफ है, अभी तो आपका मैथ और रीजनिंग बचा है, और मैथ और रीजनिंग बिल्कुल लेटेस्ट और आसान लेवल है, और मैथ में मैंने 70% PYQ ऐड किया है प्रीवियस ईयर। ठीक है ना। हमारी जो ई बुक है वो कुछ दिन बाद अपडेट हो जाएगी, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, मैं बहुत जल्दी अपडेट कर रहा हूं, बहुत जोरों शोरों से काम पे लगा हूं। मैं सोच रहा हूं कि PYQ भी प्रश्न डाल दूं। इस क्लास की पीडीएफ इस एप्लीकेशन पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। दूसरा काम एक काम करना है, अभी आप लोग हमारी इस वाली कॉम्बो पैक को पढ़ लो। ठीक है ना। इसी कॉम्बो पैक में मैं कुछ 4-5 टॉपिक और ऐड करने वाला हूं। ठीक है, जल्दी ऐड हो जाएंगे। इसमें आपको स्टैटिक जीके भी मिलेगा और सब्जेक्ट वाइज ही मिलेगा। सिर्फ 129 की दे रहा हूं, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी आपको, अपने मोबाइल की गैलरी में डाउनलोड कर लो, चाहे लैपटॉप से पढ़ लो चाहे प्रिंट आउट निकालो, मैं आपको दोनों फैसिलिटी दे दूंगा। ठीक है ना। 2025 के मॉडल पेपर हैं, 26 वाले भी लॉन्च करूंगा, दिक्कत मत लेना, 26 वाले भी मॉडल पेपर लॉन्च होंगे। ठीक है, पर अभी आप लोग इनको लगा करके अपनी तैयारी जांच लो कि आपकी तैयारी कितनी है। ये 99 के मिल रहे हैं। ठीक है साहब, तो मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। लो भाई, अब हम लोग बढ़ते हैं मैथ के सेक्शन पर, सेक्शन सी 31 से 45 तक, सिर्फ वही लेवल। और इस मैथ में ना 70% मैंने PYQ ओरिजिनल क्वेश्चंस डाले हैं, बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन। पहले प्रश्न पे आ जाओ जल्दी से, इसको हल करो, इस इक्वेशन को जल्दी से बताओ। हाँ जी, आर्मी क्लर्क में भी आएंगे, बस इंग्लिश को छोड़ दो, बाकी तो सब सेम ही है, कोई बहुत तगड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जी। हमारी एप्लीकेशन पर ही मिलेगी किताब, घर के एड्रेस पे नहीं आएगी, पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी साहब। देखो इसके अंदर आपकी जो स्कीम लगेगी वो लगेगी साहब बोर्ड मास की। बोर्ड मास में ब्रैकेट और ऑफ तो इसके अंदर है नहीं, इसका मतलब हम लोग पहले डिवाइड कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे, और फिर हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है साहब। अब देखो साहब, ये 17 से अगर मैं 289 को भाग करूं, ये 17 का स्क्वायर ही तो है, इसको काटेंगे तो 17 ही आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज लिख दो, फिर हमको मल्टीप्लाई करना है, 35 गुना 2 आपका 70 हो जाएगा, प्लस का 8 और माइनस का 5 ऐसे ही लिख दो, है ना। अब 70 में 17 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 87, 87 में 8 जोड़ोगे कितना हो जाएगा साहब, हाँ जी 8 और 7 15 आपका होगा जी 95 हो गया, और 95 लास्ट में माइनस का 5 है, इसको सोल्व करेंगे तो 90 क्या मेरे सभी फौजी भाई और उनकी बहनें आंसर दे रही हैं
क्या चल रहा है? 90 सही आंसर है, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। यदि 17x - 1 बराबर 288 है तो x का मान बताइए। अरे आसान प्रश्न है, जल्दी बताओ। इफ 17x - 1 is equal to 288 then find the value of x। मैथ का सेक्शन आती ऐसे भागते हो जैसे करंट लगता है कोई, है ना। चलो कोई बात नहीं। देखो 17x - 1 बराबर कितना है जी? 288 है। अब ये x वाला तो उठ के इधर जाने से रहा, तो बिना x वाला आपका -1 है। -1 जब आपका इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो आप कहोगे सर जी 17x बराबर कितना हो जाएगा? 289 हो जाएगा। और 17 से अगर मैं 289 को भाग करूं तो x की वैल्यू 17 ही आ जाएगी। 17 में कट जाएगा, 17 का स्क्वायर होता है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया साहब। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अगला प्रश्न देखो, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का एवरेज बताइए। ऑप्शंस गलत हैं, क्यों भाई? ऑप्शन क्यों गलत हैं? ऑप्शंस ओके हैं, 17 ही आंसर आएगा। 17x किसके पास है? अब कोई खिलाड़ी ही होगा जिसके पास 17x होंगी। अपने पास तो एक भी नहीं है भैया, खाता वाता भी नहीं खुला, क्या बताएं आपको। देखो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो सिर्फ खुद के पहाड़े पर कटती हैं, अपने से कटती हैं, है ना। जैसे कि पहली अभाज्य संख्या 2 है, फिर अगली 3 हो जाएगी, अगली 5 हो जाएगी, अगली 7 हो जाएगी और फिर 11 आ जाएगी। 9 मत करना, 9 तो विषम संख्या है, अभाज्य नहीं है। ठीक है, ऑड नंबर है, प्राइम नहीं है। टोटल 5 हो गई, कहोगे ठीक है साहब। अब एवरेज क्या होता है? सभी संख्याओं का जोड़ और बटे में कुल संख्या, है ना। सभी संख्याओं का जोड़ बटे में कुल संख्या, टोटल 5 है तो, है ना। 3 और 2 5, 5 10, 7 17 और 17 में हम 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 28। 28 को 5 से भाग कर दो, आंसर आ जाएगा साहब। 5 पंजे 25, 5 छिके 30, 5.6। क्या सभी आंसर सही दे रहे हैं? मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम हो जाती है, समझ नहीं आता। अनुष्का कुमारी देखो, एक काम कर सकते हो आप लोग, मैं आपको एक बता रहा हूं। अभी हमारी जो मैथ की क्लास है ना, वो अप्रैल में स्टार्ट होंगी। एक छोटा सा काम कर लो, हमारी प्लेलिस्ट में जाओ आप, चैनल खोल के 2025 की आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें मैथ टॉपिक वाइज करवा रखा है। इस बार भी टॉपिक वाइज वही मैथ्स होगा, थोड़ी स्टेटमेंट ही चेंज होगी बस। तो आप वहां से भी मैथ अभी से कवर कर लो, टाइम ना वेस्ट करो, ठीक है ना। ताकि जब हम मैथ की टॉपिक वाइज क्लास ले, तब तक आप जो है एकदम अच्छे से एक बार कर चुके हो मैथ। ये वाला प्रश्न ना ओरिजिनल है, ठीक है। आर्मी के 2023 के एग्जाम का पूछा गया, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है बस क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होता है। आर्मी के 2023 में आया था, ओरिजिनल प्रश्न है। प्रश्न है कि दो संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या 28 है तो दूसरी ज्ञात करिए। अंश आयुष कुमार, ये तो कमेंट बॉक्स में लव यू शव यू कह रहे हैं जी। हैं जी, ऐसे काम चलेगा क्या? चलो वॉइस तो प्रॉपर है। 12 आंसर आ रहा है, देख लेते हैं। देखो दो संख्याओं का औसत 20 है ना। अगर मैं इस 2 को इस 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दो संख्याओं का टोटल आ जाएगा आपके पास, जो कि कितना हो जाएगा जी? 40 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब दो संख्याओं का टोटल 40 है और हमको निकालनी है जी दूसरी संख्या। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि जो टोटल 40 है उसमें से 28 को माइनस कर देंगे, एक संख्या हमारी यहां से दूसरी संख्या आ जाएगी। 10 में से 8 गए 2, यहां पर 12। मेरे सभी फौजी भाई ठीक दे रहे हैं, ऑप्शन ए वाला। वेरी गुड, आगे बढ़ जाओ। 50 का सबसे छोटा गुणज जो कि एक पूर्ण वर्ग होगा वो क्या है? विक्की नोटियल कह रहे हैं कोई बात नहीं भाई, पढ़ाई पर ध्यान दो। करंट अफेयर की क्लास तो एग्जाम से पहले में आपको तो सारे कंप्लीट करवाने ही हैं, उसको छोड़ दो आप, ठीक है। इधर ध्यान दो। 50 का सबसे छोटा गुणज जो कि एक पूर्ण वर्ग होगा, ये सारे ही 50 के गुणज है क्या? सारे तो नहीं है। 360 तो 50 का गुणज नहीं है, नहीं कटेगा। बाकी तो आपका सब कट जाएंगे 50 पे। पर हमको एक पूर्ण वर्ग भी चाहिए। तो आप कहोगे जो 400 है ये 50 का मल्टीपल भी है और एक 20 का स्क्वायर भी है, पूर्ण वर्ग भी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला है साहब, देखो ये प्रश्न तो हमेशा से एग्जाम के फेवरेट रहे हैं और हमेशा से ही एग्जाम में आते रहे हैं।
है ना। संख्याएं दी है आपको 7/9, 14/5 और 7/10। आपको क्या बताना है, इनका एलसीएम बताना है साहब। तो जब भी इस प्रकार से संख्याएं फ्रैक्शन में दी हो और एलसीएम बोले निकालने को, तो एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम निकाल देंगे और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल देंगे। और अगर बोलेगा एचसीएफ निकालने को, तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो 7, 14 और 7 का इनका तो एलसीएम 14 ही हो जाएगा, है ना। 14 ही वो नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर देगा और सबसे छोटा भी है इनमें, ठीक है साहब। और 9, 5 और 10 का एचसीएफ 1 हो जाएगा, तो 14 आप लोग आंसर कर दोगे आराम से। मुझे नहीं लग रहा कि यहां पे किसी को कोई डाउट है। क्लास जो है वो सुबह 10:15। ये प्रश्न बताइए, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है भाई। 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक ट्रेन एक खंबे को पार करती है, ट्रेन की लंबाई बता दो, 12 सेकंड में पार करती है। भैया देखो, लंबाई यानी कि डिस्टेंस, फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे जी स्पीड इनटू टाइम। अब मैं एक चीज देख रहा हूं कि जो हमारा समय है वो तो सेकंड्स में है, आंसर भी हमारा मीटर में है, परंतु स्पीड जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो आपको इतना तो फैक्ट पता ही है कि किलोमीटर प्रति घंटे को हमें बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में वैल्यूज को इक्वल करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। तो भैया स्पीड कितनी है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से कर दो मल्टीप्लाई, और हमको जो समय दिया है वो दिया है 12 सेकंड, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारी लंबाई यानी कि दूरी आ जाएगी, ठीक है। काट दो भाई, देखो 3 से काट दें, 6 से काट देते हैं, 6 3 18 और 6 8 48 और कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 हो गया भाई, 8 पंजे 40 और यहां पर 160 मीटर जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी क्या आंसर दे रहे हो आप लोग, 160 मीटर। बहुत बढ़िया जी। नेवी एमआर की तो क्लास शुरू नहीं होगी भाई, अभी तो नहीं होगी, आगे का पता नहीं, अभी तो नहीं हो पाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। यदि एक कमरा 10 मीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए जाबाज जल्दी से। एक कमरा 10 मीटर लंबा और 15 सेंटीमीटर चौड़ा है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। देखो ऐसा प्रश्न ना 2024 और 25 में भर भर के पूछे गए थे, है ना। 5 रुपए का 20 पैसे से अनुपात बताइए, इतने किलोमीटर का इतने मीटर से अनुपात बताइए। तो देखो यहां पर जो आपको वैल्यू दी है वो दी है साहब 10 मीटर और आपको क्या दिया है जी 15 सेंटीमीटर। अब मीटर और सेंटीमीटर का अनुपात तो हम नहीं निकाल पाएंगे, हम लोग क्या करेंगे कि वैल्यूज इक्वल करेंगे। आप सभी को इतना तो पता है कि 1 मीटर बराबर कितना होता है जी 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो इस मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे, तो अगर हम लोग 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी वैल्यू सेंटीमीटर में हो गई, और ये आपका 15 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी है ना। यानी कि यहां पर आपका 1000 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हो गया, दोनों ही हमने सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट कर ली, आसान हो जाता है। अब देखो साहब 5 से काटेंगे 5 तिया 15, और अगर हम यहाँ पे काटेंगे 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 200:3 आ रहा है, इसके अलावा तो ये और कटेगा नहीं। तो आप लोग ऑप्शन सी को आंसर दे दोगे 200:3। क्या चल रहा है भाई, 2:3 क्यों किया भाई आपने, डायरेक्ट बना दिया अनुपात। वाह भाई वाह गुज्जर भाई, आपके तो नंबर कट गए और आपके तो लग गए बस समझ लो। बहुत बच्चों का आर्मी लवर, किशन, विजय व्लॉगर, क्या बात है भैया, दिमाग कहीं और था क्या आप लोग का आज। ओ तेरी, साहिल भंडारी ने भी ठीक दिया है, अब जाकर के आंसर आ रहे हैं, सबके नंबर गए इसमें। और इतना आसान प्रश्न मुझे तो लग रहा ही नीचे था कि गड़बड़ करोगे आप लोग, पता नहीं कैसे गड़बड़ कर दिया आपने, है ना। चलो देखो अब इधर ध्यान से, 39 नंबर है जी। किसी कक्षा के 40 विद्यार्थियों में से 40% विद्यार्थी ही उत्तीर्ण हुए हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हुए। यह भी प्रश्न आपका बिल्कुल ओरिजिनल है, जो ओरिजिनल है वो मैं आपको बता दूंगा कि ओरिजिनल क्वेश्चन है ये 2024 एग्जाम का।
करो यार, इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। आप फालतू के लफड़े में मत पड़ना कि 40 विद्यार्थी हैं फिर 40% निकालेंगे। विद्यार्थियों की संख्या तो पूछी ही नहीं है भैया। 40% अगर मान लो पास हुए हैं तो सीधी सी बात है कि 60% फेल हुए होंगे। आपको कुछ निकालना था क्या इसमें ओरिजिनल प्रश्न में? ये 60% आंसर हो जाएगा। मुझे तो लगता ही नहीं है कि परसेंटेज पूछा है तो कुछ नहीं निकालना आपको, बस परसेंटेज में डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा होता कि कितने विद्यार्थी फेल हुए हैं तब हम 60% की वैल्यू निकाल लेते। इधर देखो, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 60% की छूट देने के बाद उसे 720 रुपए में बेचा गया, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करो। सर जी मेरा ब्रेकअप हो गया है। वाह भाई वाह आयुष भाई, पार्टी हो गई, कॉन्ग्रेचुलेशन। 18/5 किसमें करते हैं? देखो 18/5 कह रहे हो ना, वो मीटर प्रति सेकंड को अगर बदलेंगे हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हम लोग बदलेंगे मीटर पर सेकंड में तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, समझ लो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, ये बड़ा है ना तो 18/5 यानी कि बड़ा वाला ऊपर आ जाएगा। मीटर प्रति सेकंड छोटा होता है तो 5/18 कर देना। मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे आप, है ना? ठीक है, शाबाश। चलो भाई आंसर करो इस प्रश्न का। क्या आंसर है? देखो अंकित मूल्य निकालना है यानी कि एमआरपी प्राइस निकालना है, एमपी प्राइस निकालना है। फॉर्मूला होता है कि विक्रय मूल्य में गुणा 100 डिवाइड बाई, क्योंकि डिस्काउंट दिया है तो आप करोगे जी 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, बस काम खत्म। देखो साहब विक्रय मूल्य कितना है सर जी? 720 रुपए है, गुणा हम 100 कर देंगे। डिस्काउंट अगर 60% हुआ है तो 100 में से 60 घटाओगे तो आप कहोगे जी 40 हो गया। कोई दिक्कत यहां पर नहीं आनी चाहिए। ये जीरो से हम जीरो को काट देते हैं, 4 से कट जाएगा क्या? 4 एकम 4, 4 अठे 32, 1800 रुपए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1800 रुपए वस्तु का अंकित मूल्य रहा होगा, ऑप्शन बी। क्या चल रहा है? वेरी गुड। चलो जी शाबाश, आगे बढ़ते हैं। 41, ये 41 बताओ, धनराशि ज्ञात कीजिए यदि 7.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1350 रुपए है। धनराशि यानी कि प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ज्ञात करने का फॉर्मूला, अगर साधारण ब्याज दिया है तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइड में रेट इंटू टाइम। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझ लो, प्रिंसिपल निकालना है, साधारण ब्याज दिया है जी 1350, गुणा में आप 100 कर दोगे, डिवाइड में रेट दिया है जी 7.5%। तो मैं इसको ऐसा कर देता हूं 75/10 को मैं ऊपर ले जाता हूं, गुणा में टाइम जो है वो कितना दिया है? 3 साल का है। आप काट के देख लो जो भी आपसे कट रहा है। देखो 15 5 75 और 15 निम्न 135, ये 90 पे कट गया है ना। 5 तिया 15 और 15 छिके 90, यह भी कट गया। और 6 से हम करेंगे तो यहाँ पे 6000 रुपए जो है वो प्रिंसिपल आ जाएगा। क्लियर है चीजें? बस मैं कमेंट थोड़े कम पढ़ रहा हूं आपके आज, है ना, मैथ का सेक्शन आ गया है। जी बिल्कुल गुरुदेव। चलो भाई अमित पाल बहुत दिन बाद आया है भाई लाइव। लाइक 911 हो गए हैं। क्या आप लोग क्लास के बीचों बीच में 1000 लाइक नहीं करवा पाओगे? 1000 लाइक कर दो जल्दी से, फटाफट से। 89 लाइक चाहिए, जल्दी से कर दो 1000 लाइक। ये देखो प्रश्न ध्यान से, कह रहा है कि एक ही कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है। यदि ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है तो बी अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत आसान है, ध्यान से करिएगा। अगर आप लोग को आता है तो कॉपी पेन पे सॉल्व करना शुरू कर दो। देखो यहां पर हम लिखेंगे A/B, है ना। ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है। अब क्योंकि सारा खेल प्रतिशत का, तो हम कहते हैं कि बी की मैंने मान लिया कार्य क्षमता 100 है, आप कुछ भी मान लो। ए की क्योंकि 40% अधिक है तो ए की 140 हो जाएगी। 100 का 40% 40 ही होता है, जोड़ देंगे तो 140, है ना। रेशो बना लो, 0 से 0 काट दो, 2 पंजे 10 हो जाएगा, यहाँ पर 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 7:5 हो गया ए और बी का कार्य करने की क्षमता का रेशो। आप कह रहे हैं कि ए किसी काम को 15 दिन में करता है। मेरे भाई जो वर्क होता है वो क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। ए की कार्य करने की क्षमता 7 है, कितने दिन में करता है? वो 15 दिन में करता है। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 105 यूनिट आ गया। और कह रहा है कि जो बी है
वो उस काम को कितने दिन में करेगा। टोटल वर्क कितना है सर जी, 105 यूनिट है। बी के कार्य करने की क्षमता कितनी है जी, 5 है। अगर कैंसिल करेंगे तो बी इसको 21 दिन में नहीं करेगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा भाई। क्या चल रहा है, सतीश, रिंकू जाट, सपू राजपूत, अरे यार ये 20 दिन 18 दिन क्यों। नेहा भारद्वाज ने सही आंसर दिया है, बाकी सब तो बड़े गड़बड़ में है भाई, क्या बात हो गई। सरफराज का भी ठीक आंसर है भाई, 21 आंसर आएगा। निकिता गौर, आदित्य परमार। लाइव की टाइमिंग सुबह 10:15 पर जुड़ जाओ बस। नंबर 43 है आपके सामने कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 8:3 है। यदि इनकी आयु का योग 66 वर्ष हो तो दोनों की आयु का अंतर क्या होगा। करो भाई, देखो सरल है, कह रहा है कि फादर है और सन है, इनकी आयु का रेशो कितना है जी, 8:3 है, ठीक है। और इनकी आयु का जो टोटल आपको दे रखा है वो कितना दिया है, 66 दिया है। और अगर हम लोग रेशो में टोटल करें तो रेशो में टोटल बनता है 11, यानी कि कह रहा है कि 11 रेशो का मान 66 के बराबर है। तो अगर हम लोग 1166 को भाग कर देंगे तो एक रेशो की वैल्यू 6 हो जाएगी, कोई दिक्कत। कह रहा है कि दोनों की आयु का अंतर क्या होगा। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि 6 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करो, 6 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर जो आएगा उनको घटा दो। नहीं तो हमें तो इतना तो पता ही है कि एक रेशो की वैल्यू 6 है और इनके बीच का अंतर बताना है। इनके बीच का अंतर कितना है साहब, इनके बीच का डिफरेंस हमें 5 दिखाई दे रहा है। अगर एक रेशो की वैल्यू 6 है तो 5 रेशो का मान निकालना है आपको, तो यहां पर इनके आयु का अंतर कितना हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। किसी को कोई डाउट यहां तक। शाम को भी करेंगे, पर शाम को साइंस की क्लास करवाएंगे बाद में, तो ये वाली टाइमिंग तो यहां पर रहेगी। आप ये क्लास बाद में अपलोड हो जाती है, आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बताओ 0.5% का भिन्न रूप क्या है। व्हाट इज द 0.5% इन अ फ्रैक्शन फॉर्म, बताओ भाई। देखो प्रतिशत को अगर बदलना हो भिन्न में तो 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं, है ना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो 100 से भाग कर देते हैं। तो हमको संख्या दी है जी 0.5। मैं एक काम करता हूं, इस 0.5 को भी हटा करके इसको मैं 5/10 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत है आपको। एक डिजिट छोड़ के पॉइंट हमने नीचे 10 लगा दिया। और फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड भी करते हैं, संख्या को बताया है आपको, अभी बताया है, जस्ट कर दो भाई। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, है ना। यानी कि 1/200 आपका राइट आंसर होना चाहिए इस हिसाब से, ऑप्शन सी। क्या चल रहा है आप लोग का भाई। शाम को अभी क्लास नहीं चल रही है, नहीं तो शाम को स्टार्ट करूंगा तो जनरल साइंस की स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलो भाई, मैथ का लास्ट क्वेश्चन है, 36 और 100 के बीच मध्य अनुपात क्या होगा, ये बताओ, जल्दी से बताओ, शाबाश। 36 और 100 का मध्य अनुपाती क्या होगा, क्या आंसर करेंगे। चले, मध्य अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है साहब, अंडर रूट AB होता है ना। यानी कि अंडर रूट में हम लोग 36 गुणा में 100 कर लेंगे, तो 36 गुणा में 100 करेंगे तो अंडर रूट आपका 36 हो जाएगा। अब 3600 किसका वर्गमूल है पता होगा आपको। 3600 अगर वर्गमूल हटाएंगे तो आपका 60 का जो वर्गमूल है वो 3600 होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलो भाई, मैथ का सेक्शन कंप्लीट है। अब इधर आ जाओ रीजनिंग के सेक्शन पे मेरे भाई। रीजनिंग का सेक्शन है, 5 प्रश्न आपको रीजनिंग के मिलेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में मिशंस को ये लिखते हैं, तो ऑनलाइन को कैसे लिखेंगे बताओ। मैथ में 12 सही हुए हैं आपके पास, कोई बात नहीं, शुरुआत है। कितने लाइक हो गए, 988। 12 लाइक कम है, 1000 लाइक कर ही डालो, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जब एग्जाम में आएगा प्रश्न तो गड़बड़ नहीं करना। देखो पहले मैं मिशन को देख लेता हूं क्या लिखा है। यहां पर लिखा है मिशंस, मिशंस को क्या लिखा है, MSIISNOS, यही है। क्या लॉजिक लग रहा है भाई मिशंस में। इसको लाइट को क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूं ये एम शुरू का एज इट इज है, और ये एस भी जो है ये शुरू वाला लास्ट वाला एज इट इज है। अब ये जो है ना, इनके आपस में पेयर को इन्होंने क्या किया है भाई, क्रॉस कर दिया है, बस इनके आपस के पेयरों को क्रॉस कर दिया है, और ये आपका लॉजिक बन गया। बोलोगे ठीक है सर, यानी कि ऑनलाइन का भी देख लेते हैं फिर। ऑनलाइन ठीक है ना, कट नहीं रहा है। देखो ओ आप एज इट इज रख दो,
और ई को भी आप एज इट इज रख दो, यानी कि एल और एन यहां पे आ जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा साहब, एन और आई हो जाएगा। ओ एल डबल एन आई ई, ओ एल डबल एन आई ई, ऑप्शन ए वाला। 1000 लाइक कर दिए, धन्यवाद आप सभी का, शाबाश। ऑप्शन ए आंसर आ गया है, वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर देखो, ये वाला टाइप अब आपके एग्जाम में आने लगा है। ये वाला टाइप जो है वो आपके एग्जाम में अब आने लगा है। ऑप्शन डी इसके अंदर नहीं है, मैं ऑप्शन डी को ऐड कर देता हूं। ऑप्शन डी में आपको चलो 8 कर देता हूं, 8। चलो भाई, पता है ना, एक निश्चित गुण भाषा में ही इज वेटिंग को 269 लिखते हैं, शी इज रेडी को 739 लिखते हैं, दे आर वेटिंग को 258 लिखा जाता है। तो आपको वेटिंग का कोड बताना है क्या है। सबसे पहला काम मेरे भाई ना, ये प्रश्न अब आ रहा है, पिछले 2 साल 24 और 25 दोनों में आ रहा है दबा के। सबसे पहला काम आप लोग क्या करोगे कि आपको वेटिंग का कोड बोला है, तो वेटिंग देखो है कहां कहां, वेटिंग पहली लाइन में भी है और दूसरी लाइन, दोनों में वेटिंग है भाई। यानी कि इसके अलावा देखो कुछ भी, ही इज दे आर, इसके अलावा कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। शी इज रेडी में तो वेटिंग नहीं है, सिर्फ पहली और आखिरी लाइन में वेटिंग है। इसका मतलब वो कोड देखो 269 और 258, इन दोनों में से ही कोई एक कोड वेटिंग का होगा। अब मैं कह रहा हूं इसमें कॉमन क्या है, मुझे कॉमन दिखाई दे रहा है यहां पर दो यहां पर भी है, 2 यहां पर भी, बाकी 58 और 69 में कुछ भी कॉमन नहीं है। आप कहोगे सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट है जी, 2। 48 नंबर पे आ जाओ, रीजनिंग का प्रश्न है। देखो ऊपर इंग्लिश में है, नीचे हिंदी में है, कभी सोचो कि लंबा है ना। कि ये क्या शायरी लिखी है भाई, कि सह लूंगा मैं हर वह दर्द जो मुझे उससे मिलवा दे, ए भोले बाबा ना मेरी मेहनत में कमी और ना तेरी भक्ति में, कसम से जिंदगी में कुछ नहीं मांगूंगा, केवल एक बार ये चीते वाली वर्दी दिलवा दे। क्या बात है भाई। चलो आ जाओ, समझ में आ रहा है ये प्रश्न। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं ना, इंग्लिश मीडियम वाले को हटा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे खामखा। इस क्लास का पीडीएफ आपको मैं अपनी एप्लीकेशन शुभम क्लासेस पर डाल दूंगा बिल्कुल फ्री में। चलो आप दिख रहा होगा सभी को, ऊपर वाले को छोड़ दो। देखो ये लिखा है जी 1 + 4 = 9। आप एक चीज देखो कि 1 + 4 कितना होता है, 5 होता है, परंतु 9 लिखा है ना। अगर मैं ये आखिरी वाला 4 अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो आपका 9 बन रहा है। समझना लॉजिक क्या दिया है। अब इसको देखो, ये कह रहा है जी 2 + 8, अरे 2 + 8 कितना होता है, 10 होता है साहब। परंतु ये जो लास्ट वाला 8 जो है वो अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो आपका कितना हो रहा है जी, 18 हो रहा है, जो कि आपका लॉजिक सेटिस्फाई कर रहा है। बस यही है। आप देखो यहां पर बोला है जी 4 + 2 का बताना है। 4 + 2 कितना होता है गुरुजी, 6 होता है। परंतु अगर मैं लास्ट वाला 2 उठा करके इसमें जोड़ दूं तो कितना हो रहा है साहब, +2 इसमें अगर मैं जोड़ दूं तो आप कहोगे जी ये तो 8 हो गया। और 8 हमको ऑप्शन ए में अवेलेबल है, हम ऑप्शन ए को आंसर देंगे। गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो ना इस प्रश्न को। हाँ भाई सर प्लीज इंग्लिश, आई कांट हिंदी। अरे इसमें इंग्लिश और हिंदी क्या है भाई। 8 आंसर आएगा। अब आगे आ जाओ, ये वाला प्रश्न रैंकिंग का है और आप दिल से जो 2024 और 25 कोई भी एग्जाम का देख रहा है ना, कमेंट करो जल्दी से। रैंकिंग वाला ऐसा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में अब हर शिफ्ट में आ रहा है, हर शिफ्ट में रैंकिंग के प्रश्न है। प्रश्न ध्यान से समझो। कह रहा है कि एक कतार में 10 लड़कियां कपिल से आगे हैं, कतार में कुल लड़कियां 40 हैं, तो पीछे से कपिल का स्थान क्या है। थोड़ा सा मैंने हल्का सा घुमा दिया। अरे देखो मैंने जब भी कहा था कि जब भी आपको टोटल बंदे दिए हों, टोटल कितने हैं साहब, टोटल लड़के कितनी है जी 40 है, तो हम क्या करेंगे टोटल में हमेशा 1 जोड़ देंगे और एक साइड को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास दूसरी साइड आ जाएगी। भूल गए, ये याद है ना। टोटल 40 लड़कियां हैं, 40 में 1 जोड़ेंगे तो 41 हो गया। और कपिल का स्थान आगे से 10वां है, तो पीछे से उसका स्थान क्या हो जाएगा, आप कहोगे जी पीछे से 31वां हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। वो ये हुई ना बात, शाबाश, वेरी नाइस। लो भाई इस पे आ जाओ, आखिरी प्रश्न है और क्लास समाप्त हो जाएगी अपनी। गुज्जर, श्याम, संजीत यादव, शिवम साहनी, जितेंद्र, राखी कुमारी,
वाह भाई वाह, सभी का सही आंसर है 31। अब तो एग्जाम में ये प्रश्न मैं मानता हूं कि आप गलत नहीं करोगे, है ना। अब इधर देखो, इसमें ना हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं भाई, इसमें तो दो दो लॉजिक लगा सकते हो आप लोग। कैसे करोगे? इसमें आप दो सीरीज को भी पैरेलली रन कर सकते हो। देखो मैं दोनों तरीके बताऊं आपको। देखो ये 12 से 21 हुआ है, आप कहोगे जी प्लस का 9 हो गया। 21 से 30 हुआ है, आप कहोगे जी प्लस का 9 हो गया। आगे 30 में हम प्लस का 9 करेंगे तो यहाँ पे 39 होगा। पर हमें ये वाली वैल्यू नहीं निकालनी, हमें निकालनी है ये वाली वैल्यू। देखो ये 7 से 16 हुआ है, कितना हो गया? आप कहोगे सर जी यहाँ पर भी प्लस का 9 है जी, तो आप सीधा यहाँ से 16 में फिर प्लस का 9 कर दो, तो आप कहोगे जी यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 25, है ना। 25 यहाँ पे ऑप्शन सी को आप आंसर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा ये लॉजिक समझ गए आप। देखो दोबारा से बताता हूं एक और चीज, यहाँ पे 12 है, ये 7 है, ये 21 है, ये 16 है, ये 30 है और ये है क्वेश्चन मार्क। आप इसमें प्लस माइनस भी लगा सकते हो। देखो 12 में -5 करेंगे तो 7 हो गया, और 7 में हम प्लस का 14 करेंगे तो 21 हो गया, 21 में हम माइनस का 5 करेंगे तो 16 हो गया, और 16 में अगर हम लोग प्लस का 14 करेंगे तो 30 हो गया साहब। अब 30 में फिर से -5 कर दो तो फिर आपका 25 आ जाएगा, यानी कि -5 + 14 -5 + 14 -5 + 14, ये लॉजिक लगा रहे हो 25, फिर भी आपका आंसर आ जाएगा। अब आपने दोनों में से कोई भी लॉजिक लगाया है। आदित्य परमार कह रहा है सर आप लगते तो नहीं हो हरियाणा से, इतने सिंपल हो, थोड़ा दबंग टाइप होना चाहिए था। अरे मेरे भाई एक बात बताओ मेरे को, हजारों प्लस बच्चे हमारे आर्मी में जॉब कर रहे हैं, इससे कितना बड़ा दबंग आपको बन के दिखा दें। सिर्फ शरीर लंबा चौड़ा करने से दबंग हो जाएंगे तो बात अलग है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, अपना अपना ओपिनियन है। क्लास समाप्त है भाई, उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। जल्दी से कमेंट करके बता दो कि 50 में से कितने % राइट हुए हैं आपके। और कल सुबह 10:15 पे क्लास होगी, रेडी रहना, ठीक है। आज सेशन को बंद करेंगे, आज मैं आपके कमेंट भी नहीं पढ़ पाऊंगा। 39 नंबर पे डाउट है किसी का? अनुष्का क्या कह रहा है 39 नंबर? ये 39 पे डाउट है यार। एक बात बताओ, 40% टोटल मान लो 100% बंदे हैं, 40% अगर पास होंगे तो कितने % फेल होंगे? 60% फेल नहीं होंगे? फेल। इसने बोला है कितने प्रतिशत विद्यार्थी। अगर बोलता कि कितने विद्यार्थी हुए, इस 40 को तब हम उपयोग में लाते, ठीक है ना। अगर यहां पर बोलेगा कि कितने स्टूडेंट, प्रतिशत नहीं, कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो फेल हुए हैं, तब हम क्या करते, इस 40 टोटल बच्चे 40 हैं, 60% पास हुए हैं, यानी कि सॉरी 40% पास हुए हैं तो 60% फेल हुएंगे, तब हम यहाँ पे 60% इसका निकाल देते, तो आपका आंसर आ जाता है यहाँ पे 24। तब आप कहते कि भाई 24 विद्यार्थी फेल हुए हैं। पर ऐसी चीज नहीं, इसने परसेंटेज ही पूछा तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास सभी को पसंद आई है? 1000 लाइक है हमारे, जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना। आज सेशन को बंद करते हैं, उम्मीद करूंगा पसंद आया होगा। सभी अपना ख्याल रखना, सभी को जय हिंद जय